चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग सेकंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी, जहां पे शुरुआत में तो मार्केट्स ने 17,300 के ऊपर शुरुआत करी और एक अच्छी तेजी भी दिखाई और क्यूज बेहतर थे तो गैप अप शुरुआत देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे स्लाइड डाउन मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। और स्लाइड डाउन तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में, निफ्टी बैंक में, मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, जो कि हायर लेवल से कुछ हद तक ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े। मेजरली मार्केट्स में आईटी आज कुछ हद तक सपोर्टिव था। मेटल में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी, चाहे आप टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, फ्रंट लाइन में सेल या फिर एमओएल जैसी कंपनियों को देख लें जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा था, या फिर सेलेक्टिव आईटी कंपनियों के अंदर आज कुछ हद तक बाइंग मार्केट्स के अंदर बनी हुई थी। इन दोनों के अलावा अगर आज कुछ थोड़ा बहुत मूव था तो ऑयल एंड गैस में अलग अलग अकॉर्डिंगली मूव आ रहा था। मिसाल तौर पर एक समय पर गैस कंपनियां जो हैं, चाहे वो एमजीएल हो, आईजीएल हो, गुजरात गैस हो, तीनों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही थी। हालांकि ओएनजीसी तेजी थी, फिर बैकफुट पे आया, और उसके अलावा क्योंकि क्रूड की मूवमेंट अकॉर्डिंगली देखने को मिली तो उसके हिसाब से ओएमसीज में शुरुआती कारोबार में तेजी थी, उसके बाद कुछ हद तक फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़े। सेकंड हाफ में आज मूव था टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स में, जहां पे एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। पूरा टाटा ग्रुप इनफैक्ट बजिंग था आज। टीटीएमएल हुआ, टिन प्लेट हुआ, टाटा कॉफ़ी, टाटा कंज्यूमर या फिर टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, इन सभी कंपनियों के अंदर एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग स्टोरीज के अकॉर्डिंग कुछ मार्केट में मूव बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे और सेलेक्टिव मूव मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के हिसाब से चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो कुछ सेक्टर जो शुरुआती तेजी में थे वो सेकंड हाफ के अंदर फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़े। मिसाल तौर पर मल्टीप्लेक्सेस आज शुरुआती तेजी में ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे थे। लिकर फ्लैट था, सेकंड हाफ तक वो टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर आज मूव बेटर साइड पर फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में थोड़ा सा फिजल आउट हुआ। मेटल, पावर दोनों सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। बिकवाली थी आज फार्मा में, ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर, जो कि प्रेशर के साथ कामकाज कर रहा था। इसके अलावा आज निफ्टी बैंक के अंदर प्रेशर था और साथ साथ जो एचडीएफसी बैंक जैसे जाइंट बैंक थे जहां पे एक बड़ा ब्लॉक भी हुआ था, वो भी आज कुछ हद तक ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास फिलहाल आया हुआ है वो है IRCTC 800 रुपये के दाम पर। पलक जी, IRCTC एक तरफा तेजी के बाद वाला स्टॉक है। आप मतलब इसको बेटर साइड पर अगर आप समझना चाहेंगे तो आप NBCC के चार्ट देखिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको इसके केस में समझा पाएंगे, क्योंकि उसमें भी एक तरफा तेजी आई थी और उसके बाद स्प्लिट बोनस और उसके बाद वो नीचे आया। लाइकवाइज इसमें भी एक तरफा तेजी आई, इक्विटी डाइल्यूट हुई और नीचे आया। कारोबार ठीक है, ग्रोथ अच्छी है। कंपनी की मैनेजमेंट से लास्ट क्वार्टर मेरी बात भी हुई थी, उनके भी जो अब क्योंकि अनलॉक हुआ है, रेलवे टिकट्स वापस उन लेवल्स पर आ चुके हैं, प्राइसिंग हायर साइड पर है, अच्छी सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, पिकअप भी हो रहा है, लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो रेलवे के नंबर्स तो इंप्रूव होने चाहिए, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये शेयर ऑलरेडी बहुत चला हुआ है और ज़रा सी तेज़ी इसने दोबारा पकड़ी तो फिर हायर लेवल्स पे कुछ ना कुछ इक्विटी डाइल्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, एफपीओ केस में, एनएफओ केस में। तो आप उस तरह से इसको देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। PSU कंपनी में हमेशा एक यही केविएट रहता है कि ऊपर के लेवल पे स्टेक से ला सकता है कभी भी, तो उसका आप ध्यान रखिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। ओके, विप्रो एंड IEX के केस में चंदन जी, आज सुबह ही किसी जानकार से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर विप्रो में एटलीस्ट आप तेज़ी अभी भी देख सकते हैं। ये शायद IT पे राजेश पालविया साहब से ही बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इस कंपनी के साथ आप बने रहिए। वैसे भी वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ते मल्टीपल्स में से एक IT स्पेस में कामकाज करने वाली कंपनी है, तो वो वैसे भी आपको उस हिसाब से भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप अदरवाइज बने रह सकते हैं IT के अंदर। और IT में विप्रो 27 के मल्टीपल पे कामकाज करने वाला एक स्टॉक है, निफ्टी में एटलीस्ट। निफ्टी में अगर कुछ सस्ते मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं तो उसमें एक अदानी पोर्ट और एक विप्रो, दो ही ऐसे नाम हैं जो कि इस तरह के मल्टीपल्स के साथ कामकाज कर रहे हैं, तो आप उसको अदरवाइज भी देख सकते हैं अगर आप इसमें सिचुएशंस ले रहे हैं। तो बाकी मिड कैप IT में टेक महिंद्रा, HCL फ्रंट लाइन में दोनों, और बिरला सॉफ्ट और सोनाटा सॉफ्ट, ये चार ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने सेक्टर के PE से एटलीस्ट नीचे कामकाज कर रही हैं। ओके, ब्रिटानिया फॉर लॉन्ग टर्म। मधुर साहब, लॉन्ग टर्म के लिए ब्रिटानिया में इशू नहीं है सो फार, तो उसमें कंसर्न दिख रहा है क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। आज सुबह पार्ले की मैनेजमेंट मौजूद थी, पार्ले सेक्टर का लीडर है। ब्रिटानिया सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो कि इस सेक्टर में है और लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी है। तो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट, मिसाल के तौर पे गेहूं की कीमतें बढ़ी, दूध की कीमतें बढ़ी, वो इस कंपनी के लिए इशू रहेगा। और साथ साथ शुगर की कीमतें भी बढ़ना, वो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर आ रहा है।
ऑलरेडी करीब करीब 10% के आसपास का हाइक कंपनी कर चुकी है अपने प्रोडक्ट्स में, और उसके बावजूद भी कंपनी के मार्जिन्स पे हिट हो रहा है। रिसेंटली एक रिपोर्ट किसी हाउस की मैंने पढ़ी थी, इस कंपनी ने 4 प्राइस हाइक किए हैं 4 अलग अलग क्वार्टर में, और चारों क्वार्टर के प्राइस हाइक को अगर आप मिला भी लेंगे तो भी वो पिछले 3 क्वार्टर के जो इनपुट इन्फ्लेशन बढ़ा है उसके बराबर नहीं पड़ रहा है। इस तरह की कॉस्ट बढ़ी है पिछले 3 क्वार्टर में, और अभी चौथे क्वार्टर की कॉस्ट और ऐड होगी जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए थोड़ा प्रेशर रहेगा नियर टर्म में। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम SIP वे में जाना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली इसमें जाइएगा, आउट राइटली इसमें उतरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ठीक है, सिचुएशन सिनेरियो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, नायका इज़ बेटर देन अदर न्यू एज कंपनी। सर, नायका के केस में प्रॉफिटेबिलिटी तो कम ही है। न्यू एज बिजनेस में आप अब किसको क्या कैटेगरी करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो फार अलग अलग सेगमेंट की कंपनियां लिस्ट हुई, मिसाल के तौर पे फिनटेक लिस्ट हुए, मिसाल के तौर पे न्यू एज डिलीवरी कंपनीज जोमेटो ऐसी लिस्ट हुई। सो फार नायका ऐसी कंपनियां भी लिस्ट हुई, एंड कार ट्रेड एंड XYZ बहुत सारी। तो इतने सारे अलग अलग बिजनेसेस में से कौन से सेगमेंट को आप केटर करना चाह रहे हैं उसको देखिए, और बाकी अगर आपको लगता है नायका बेटर है तो 4 क्वार्टर और रुक जाइए, अपने आप ही सिचुएशन सही हो जाएगी। क्या होगा, थोड़ा महंगा हो जाएगा, 1000 रुपये महंगा हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन ये तो क्लियर हो जाएगा ना एटलीस्ट कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की है। तो इतनी जल्दी कोई भी कंक्लूजन में मत उतरिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, आने दीजिए, लेट देम प्रूव द मेटल फास्ट। कैसी सिचुएशन सिनेरियो बनती है गोइंग फॉरवर्ड, उसके बाद आप कॉल लें, वो ज़्यादा बेटर नहीं है। एटलीस्ट थोड़ा सेफ होकर आप काम कर सकते हैं। आपको ही अगर आज बोला जाए कि TCS और नायका में कंपेयर करिए तो ऑब्वियसली बात है आपको TCS ही दिखाई पड़ेगी, उसने अपना मेटल प्रूफ कर दिया इतने सालों में, इतने तरह के रिसेशंस में। लेकिन ये एटलीस्ट अब तक अभी 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर में ही आप डिसाइड कैसे करेंगे। तो इसलिए स्टेडी रहिए, थोड़ा समय दीजिए, अपने आप सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, जुबिलेंट फूड, विनोद साहब जो अभी थोड़ी पहले ब्रिटानिया पे हम बात कर रहे थे, सेम चीज़ मैं इसके लिए बोलूँगा। जुबिलेंट फूड के केस में भी आटे की कीमतें बढ़ना, यानी गेहूँ बढ़ा है 45% 50% के आसपास, बेस के तौर पे वो इस्तेमाल होता है। चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं, मिसाल के तौर पे वो मिल्क प्रोडक्ट बढ़े, और चीज़ इनके लिए 200-250 करोड़ रुपए के आसपास है, केवल ये चीज़ यूज़ कर डालते हैं 1 साल में, तो इनके लिए वो कॉस्ट भी बढ़ी होगी। लेकिन क्योंकि वो फर्दर पास ऑन करने की कैपेसिटी रखते हैं, पिज्ज़ा में डोमिनेंट हैं, तो ये चीज़ वो मिनिमाइज़ कर लेंगे गोइंग फॉरवर्ड। थोड़ा आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। कंपनी ठीक है, स्टॉक स्प्लिट अवेटेड है, गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ पर कॉल ली जाएगी, लेकिन सो फार ये कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, बस एक तरफा चला था इसलिए थोड़ा सा ईज आउट ज़रूर हुआ है, लेकिन FMCG पूरा ही प्रेशर में है, इसलिए भी ये सेक्टर टेलविंड झेल रहा है। तो आप वो हेडविंड झेल रहा है। अगर वो हेडविंड्स को आपको लगता है कि दिक्कत नहीं होगी, गोइंग फॉरवर्ड वापस नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, तो आप ज़रूर इसके अंदर एंटर करें। वैसे इस कंपनी के अंदर स्ट्रक्चरली कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोकरेज हाउस के टारगेट 2700 2750 के आसपास के हैं। ओके, वर्लपूल ऑन CP क्या हुआ नितिन साहब? CP तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ वर्लपूल ज़रूर समझ में आ गया। वर्लपूल मैं अभी कुछ नंबर्स देख रहा था, शायद ट्वीट भी करूँगा थोड़ी देर में। जो 23 मार्च सन 2020 था, यानी जिस दिन बाज़ार में सबसे बड़ा फॉल था, लोअर सर्किट एक कुछ दिन देर के लिए लगा था, लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, जहाँ से बाज़ार ने एक दूसरी रफ्तार पकड़ी, नई रफ्तार पकड़ी है, वो दिन से अब तक कई ऐसे शेयर हैं जो कि मल्टी बैगर हो चुके हैं। TTML, CG पावर, XYZ, बहुत सारे नाम गिना दूंगा, जो 7500 या 8000% तक चल चुके हैं। लेकिन उनमें कुछ शेयर ऐसे हैं जो नहीं चले हैं, वो उसी भाव पर हैं। मिसाल के तौर पे PNB, मिसाल के तौर पे वर्लपूल, मिसाल के तौर पे हिताची, मिसाल के तौर पे HUL, ये ज़्यादा नहीं चले हैं। फाइज़र, ये उन्हीं दाम के आसपास घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत लार्जली अंडर परफॉर्मर है, जबकि कंपनी क्वालिटी में ख़राब नहीं है। वर्लपूल मल्टीनेशनल जाइंट है, हिताची मल्टीनेशनल जाइंट है, HUL मल्टीनेशनल जाइंट है, PNB PSU का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, फाइज़र वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। तो इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चले नहीं हैं। तो ये बात सही है कि थोड़ा बहुत इनमें परफॉर्मेंस आ सकता है, बट 2 साल लगा दिए इन्होंने वो स्विंग लेकर वापस उन्हीं जगह पहुँचने में। तो आपको अगर बड़े पेशेंस हैं, अगर आप अंडर मतलब कैपेसिटीज़ हैं इस चीज़ की कि आप इस तरह के भाव से घबराएंगे नहीं, तो एक बार को आप सोच सकते हैं। क्योंकि आउट परफॉर्मिंग कंपनीज़ के साथ जाना ठीक नहीं है। अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज़ अंडर परफॉर्मिंग क्यों है? इसीलिए कि वो कुछ सही नहीं है उनमें। ये नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब एटलीस्ट स्टेबल है। तो जो ज़्यादा चले नहीं हैं वो एक बार को फिर भी रीजनेबली दिखाई पड़ रहे हैं। नंबर्स ख़राब नहीं है, सिचुएशन ठीक है। आप अगर समय दे सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर कॉल भी ले सकते हैं। ओके,
एसबीआई पे अनिल जी, ये मतलब लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। कल गाबा सर से बातचीत हुई थी, उन्होंने इसमें कहा था कि आप इसको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में संभाल के रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पीएसयू बैंकिंग बास्केट को अगर आप कभी प्ले करना चाहते हैं तो एसबीआई सेफेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बाकी सब में फिर ना कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन इनमें इश्यूज़ आएंगे, कम आएंगे। इश्यूज़ का मतलब ये है क्योंकि बैंक्स जो होता है वो ब्लड फ्लो की तरह होता है। कहीं भी कोई भी किसी सेक्टर में दिक्कत आएगी, बीट टेलीकॉम, बीट पावर, बीट एनर्जी, बीट कोल, बीट एफएमसीजी, हर जगह पे बैंक्स का एक्सपोजर होता है। तो जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी बैंक्स में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। अब प्रॉब्लम आएगी तो सबसे लीस्ट अफेक्टेड जो होंगे वो लार्जेस्ट बैंक्स में एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ही संभल के, या बहुत बड़ी लोन बुक है उसका छोटा सा हिस्सा ये देते हैं किसी ना किसी सेक्टर को, तो इसलिए इन पर बहुत इंपैक्ट नहीं आता। तो इसलिए इनको आप आराम से संभाल के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ओके, मास्टिक 2900, शुड आई एग्जिट एंड स्विच टू टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल फॉर बेटर रिटर्न्स? सर, स्विच करने का लॉजिक थोड़ा मुझे गलत लगता है। आप ऐसे समझिए कि रेड टोल की लाइन नहीं होती, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एक से निकले दूसरे में घुसे, दूसरे निकले तीसरे में घुसे, एंड ऑफ द डे आप वहीं खड़े रहते हैं जहाँ से आप शुरू करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये लाइन भी चलेगी, वो लाइन भी चलेगी, वो लाइन भी चलेगी, समय लेंगे सब अपना अपना। तो टीसीएस ख़राब नहीं है, एचसीएल ख़राब नहीं है, इन्फोसिस ख़राब नहीं है, और मास्टिक भी ख़राब नहीं है। ये चारों कंपनियां अच्छी हैं, चारों के अपने अपने फील्ड्स हैं, चारों के अपने अपने स्पेशलाइजेशन है, और चारों की अपनी ग्रोथ स्टोरीज हैं, चारों के अपने वैल्यूएशन भी हैं। सब कुछ महंगे, कुछ सस्ते हैं। तो किसी समय पर एक ही कंपनी महंगी होती है, किसी समय पर वही कंपनी सस्ती भी हो जाती है। इन्फोसिस एक समय पर टीसीएस से महंगी होती थी, आज सस्ती होती थी, आज टीसीएस से महंगी है, आज टीसीएस उससे सस्ती है, एचसीएल उससे सस्ती है। तो लाइक वाइज एडजस्टमेंट चलते रहेंगे। तो ऐसा जो चल रहे हैं इसलिए नहीं, और वो नहीं चल रहा है इसलिए नहीं, आपको स्विच करना है। अच्छी कंपनी आप स्विच कर इसमें बने रहिए। नया निवेश करना चाहते हैं तो उनमें से किसी को चुन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपके पास ज़्यादा सेविंग भी आ जाएंगी। आप ऐसे कॉल ले सकते हैं। ओके, अच्छा जी, रुचि सोया आईपीओ ओपनिंग टुमारो। शिवम साहब, रुचि सोया का आईपीओ नहीं है, पहली चीज़ तो एफपीओ है जो कल से खुल रहा है। रुचि सोया के केस में 2-3 बड़ी क्लासिक सी चीज़ें हैं, आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज़, रुचि सोया में इश्यूज़ तो थे ही पहले, जब इसे श्री पतंजलि या बाबा रामदेव ने ख़रीदा था। उसके बाद जो कंपनी का डेट था, उस डेट को ईज आउट करने के लिए उन्होंने पूरी डेट को फिनेंस करा लिया था एसबीआई से। वो फिनेंसिंग का फंड उन्होंने यूज़ करके रुचि सोया में डेट को चुकाया, और जो कैश जनरेट कंपनी करती है उससे वो धीरे 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 अपने आप को डेट फ्री कर रहे हैं। 82% प्रमोटर का स्टेक है, और फिर एफपीओ लेके आ रहे हैं। वो एफपीओ जो आ रहा है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे सब्सक्राइब भी हो जाएगा, अच्छा रोड शोज देखने को मिल रहा है। लेकिन कारोबार 77 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे 700 करोड़ का प्रॉफिट 3 साल में, जबकि सेल्स वहीं की वहीं है, 13,000 करोड़ से 14,000 या 16,000 करोड़ मैक्स गई है। तो सेल्स में इतना जंप नहीं है, इतना प्रॉफिटेबिलिटी में एक, जबकि अदर इनकम इतनी नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है। तो सिचुएशन ऐसी फेरबदल क्या हो रहा है ये थोड़ा समझना मुश्किल है। प्रोडक्ट अच्छे हैं, डिमांड भी अच्छी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ जंप थोड़ा मुश्किल है समझने में। तो आप कोई बेटर जानकार जो आप समझते हो उनको चुनिए, या ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ देखिए, वो ज़्यादा बेटर कॉल होगी। और अगर अच्छी कंपनी है तो पहले भी लिस्टेड थी, तब आप उसमें एंटर कर जाते, ज़्यादा बेटर था। एफपीओ का वेट करना सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस के लिए तो बात अलग है। ब्रोकर हाउसेस हालांकि इसमें कुछ लोग सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं, तो मैं आपको वो व्यू भी आपके सामने रख देता हूँ। ओके, मोमेंटम प्ले इन ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। मलिक साहब, डिपेंड, अब क्रूड तेज है तो ये तेज़ी पकड़ेंगे क्योंकि इनके मार्जिन सेव हो रहे हैं। तो ये ओएनजीसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल, इन तीनों मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि क्रूड तेज है, प्राइसेस कम थे, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो 80-80 पैसे बढ़ते हैं, तो इनके मार्जिन को सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन इसमें अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो बीपीसीएल को अवॉइड करिएगा, क्योंकि बीपीसीएल में अगर तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कोई प्राइवेट कंपनी से खरीद लेता है, तो आईओसी बीपीसीएल में तो, आईओसी एचपीसीएल में तो सरकार है, वो तो कभी भी अपने दामों को एडजस्ट करती है, तो उनको तो सपोर्ट है गवर्नमेंट का पीछे, इनको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको एक बार को, इसकी जो सेल है वो वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पहले वायबल था जब उस दाम के पेट्रोल के दाम थे, इनके मार्जिन बेटर थे, अब ये वायबल नहीं है। इसलिए आईओसी, एचपीसीएल ज़्यादा बेटर प्लेस्ड हैं, आप उनके साथ एक बार को प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, अब सभी मान रहे थे कि इलेक्शन के बाद दाम बढ़ेंगे,
तो उसी बढ़ना शुरू हो गए। अब कितने दिन तक बढ़ते रहेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो आप वैसे कॉल लीजिएगा। कहीं क्रूड पलट गया नीचे तो सिचुएशन और भी पलट सकती है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा। बड़ा ट्रिकी गेम है इस समय ओएमसी में मोमेंटम प्ले करना एटलीस्ट। एनी इश्यूज विद सक्सेशन प्लान ऑफ एचडीएफसी ग्रुप? मधुर साहब ये बात उठी थी, लेकिन मतलब 14 लाख करोड़ का ग्रुप था जो मेरी याददाश्त कहती है एक समय पर। अभी भी किसी भी हाल में 12-14 लाख करोड़ का ग्रुप होगा। मेरे, आपके और कई सारे बाजार के जानकारों से ज़्यादा उनको समझ होगी कि इतने बड़े ग्रुप को चलाना कैसे है। 14 लाख करोड़ का ग्रुप है, देश का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं और इतने समय की बनी हुई क्रेडिबिलिटी है। हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे ना। उनके लिए तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रखी जाती हैं जो मैनेजमेंट को हायर करती हैं, उनकी पूरी उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस के ऊपर काम करती हैं। तो और सक्सेशन प्लान है तो ऑब्वियस ही बात है पारिक सर ने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो उन्हें ऑलरेडी सक्सेशन प्लान में दिया होगा। तो इतना कंसर्न वाली चीज़ है नहीं। मार्केट मान रहा है, ठीक है, उसकी वजह से टूटे थे। वैसे इसके टूटने की वजह एक बड़ी ये भी है कि एफआईएस का फ्लो बाहर जा रहा था और एफआईएस के फेवरेट शेयर है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ग्रुप। लेकिन दोबारा एफआईएस का फ्लो वापस आ रहा है। कल एचडीएफसी लिमिटेड में ब्लॉक हुआ, आज एचडीएफसी बैंक में ब्लॉक हुआ। तो इतना शायद कंसर्न नहीं है, ये चीज़ अब ईज आउट हो गई है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। कॉन्ट्रा कॉल अब खेलने की शायद यहाँ ज़रूरत नहीं लग रही है। ओके, यूरेका फॉर्ब्स का क्या चक्कर है? अनिल जी, यूरेका फॉर्ब्स लिस्ट हुआ था T2T में। ये एक्चुअल में एक पलूंजी ग्रुप की कंपनी थी। तो पलूंजी ग्रुप की कंपनी को 4400 करोड़ में एक सौदा हुआ था। वो 4400 करोड़ रुपए के सौदे में आई थिंक एवेंटस नहीं, उस ग्रुप का नाम भूल रहा हूँ, पी फर्म है बाहर की जिसने इस कंपनी को ख़रीदा था। उन्होंने, ए से नाम है उनका, वो जो कंपनी जब खरीदने के बाद दोबारा रीलिस्ट कराई गई तो रीलिस्ट T2T में हुई। ऑब्वियस बात है, शुरू के नए 10 दिन जो T2T में लिस्ट हुआ तो वो लगातार टूट रहा था। आज जाके इसका सर्किट खुला, लेकिन अभी भी ये T2T कैटेगरी में। तो जब तक ये T2T कैटेगरी में, तब तक इसको आप अवॉइड करिए। कंपनी का बिजनेस ठीक है, ग्रोथ भी अच्छी है, कारोबार भी अच्छा है, लेकिन अभी प्राइसिंग हो रही है सेटल, तो उसको होने दीजिए। अब बाजार जो प्राइस दे रहा है देने दीजिए। जैसे T2T कैटेगरी से बाहर आए तब आप थोड़ा थोड़ा इसमें एक बार को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाउस व्यू उसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है और नंबर्स भी उन्होंने कुछ खास दिए नहीं हैं। तो एक बार को रिस्की बेट होगा वो, लेकिन अगर आपका एपेटाइट है तो आप ये कॉल लीजिएगा। लेकिन नंबर्स देख सकते हैं, हाउस व्यू पढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़िए, तब आपको ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी। ये ज़रूर है कि जो कंपनी पी फर्म जिसने इसको खरीदा है उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि जिन जिन कंपनियों को उन्होंने खरीदा था उन कंपनियों में एक बढ़िया मूव आया है। तो आप उस हिसाब से इसको देखिए। बाजार भी यही वेट कर रहा है कि वो T2T से कब बाहर आए, उसके बाद शायद रिएक्शन थे। आज खुला है सर्किट, लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे ट्रेड करते हैं। चले, फिलहाल अब इतनी सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी। बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी। कल वीकली एक्सपायरी है, ज़रा ध्यान संभल के आप ट्रेड करिएगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।